today we are going to discuss about non-formal approaches of teaching physical sciences. Non-formal approaches, जैसे कि हम जानते हैं कि non-formal as the name indicate, ऐसे processes जो एक four wall of classrooms में नहीं ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, और ऐसा सिस्टम जो एक फॉर्मल सिस्टम में नहीं है, फॉर्मल सेटिंग में नहीं है. बट एज वी नो दैट, जैसे साइंस की हम बात करते हैं तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, सम ऑफ कॉन्सेप्ट इट हैज़ विच कैन नॉट बी प्रेजेंटेड और कैन नॉट बी ट्रांजेक्टेड विद इन द फोर वॉल ऑफ क्लासरूम, बट इट नीड the first hand information, the real experiences, the contrived experiences to be provided to the learners, or which cannot be provided within the school premises, institutional premises. तो इसको accomplish करने के लिए, इन experiences को provide करने के लिए we need to explore the resources which are available in our community, in our locality, in the environment. तो environment को explore करने की ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ से हम साइंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो उनको स्टूडेंट्स को उन एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो नॉन फॉर्मल अप्रोचेज़ वही अप्रोचेज़ हैं जो लर्नर्स को एक डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी देती हैं, और ये ऐसी अप्रोचेज़ हैं जो लर्नर्स को एक फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उनको अपने इन्वायरमेंट में अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. और मोर ओवर उनमें जो भी एक साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक दैट क्यूरियोसिटी और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ओपन माइंडनेस, कीन ऑब्जर्वेशन और abilities to made the generalizations on the basis of the things they explored. तो इस तरह से ये सारी की सारी जो हैं वो उसमें नॉन फॉर्मल अप्रोचेस जो हैं वो नीडेड हैं. उनकी हेल्प से ही हम टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस के कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से लर्नर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं. एंड व्हाट आर दैट नॉन फॉर्मल अप्रोचेस? तो देयर आर four non-formal approaches are there in teaching of physical sciences. First of all, that is the field trips, और दूसरा है organizing the science fairs and exhibitions, and third one is science museum and science club. तो ये चार तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल्स में ऑर्गेनाइज की जाती हैं. स्कूल जो भी अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, तो वो इन तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते ही हैं ताकि लर्नर्स की एक हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके. उसकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑल टाइप ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सके. तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द फील्ड ट्रिप्स. तो फील्ड ट्रिप्स हैं क्या? फील्ड ट्रिप्स एज द नेम इंडिकेट, इनको हम एक्सकर्शन भी कह सकते हैं. फील्ड ट्रिप इज़ नथिंग बट इट इज़ अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस. साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस के प्लेस में जब एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल टीचर कहीं ऐसे प्लेस में विजिट ऑर्गेनाइज करता है, ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है जहाँ से साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स, फिनोमिनन्स और जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कलेक्ट की जा सके. तो इस तरह के फील्ड ट्रिप्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. पर्पस क्या है इसका? पर्पस इसका यही है कि लर्नर्स को एक फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस लर्नर को प्रोवाइड करना, उनको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक्सपीरियंसेस को एक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. और मोर ओवर इट इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. और उसके साथ साथ उनको अपने जो भी उनका इन्वायरमेंट है, उनके जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लोकेलिटी में, उनको यूटिलाइज़ करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना. लर्नर्स में एक साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, ओपन माइंडनेस, कीन ऑब्जर्वेशंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इंसाइट उनमें डेवलप करना. और मोर ओवर एक इंटरेस्ट जो है साइंटिफिक स्टडीज़ की ओर उनका डेवलप करना. ये कुछ एक पर्पस जो है हमारे फील्ड ट्रिप्स के होते हैं. सबसे पहले तो आ जाता है उन बच्चों को डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और रियल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना सबसे मेन फोकस है फील्ड ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करने का. तो फील्ड ट्रिप्स कहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइज़ की जा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. जस्ट लाइक वी कैन ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप टू दैट हाइड्रो पावर स्टेशन, जहाँ पे फिनोमिनम हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड
being imparted to the learner, और उस तरह से हम उनको किसी बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क्स में, और कोई भी एग्रीकल्चर फार्म हाउस है, हॉर्टिकल्चर फार्म हाउस है, और एनिमल जो भी हस्बेंड्री से रिलेटेड प्लेसेस हैं, रेयरिंग, एनिमल रेयरिंग जो भी ये हैं सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनको ले जा सकती हैं। बी कीपिंग का है, सिल्क और सेरिकल्चर से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं, तो इस तरह के डिफरेंट जो जगह हैं वहाँ पे हम, और कोई न्यूक्लियर पावर जो स्टेशंस हैं और इसके साथ साथ जो भी विंड पावर स्टेशंस हैं, विंड मिल्स एट्सेट्रा, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे स्टेशंस हैं, इस तरह के बहुत सारे एजुकेशनल इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस हैं जहाँ पे विजिट ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, और लर्नर्स को जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली देखने का और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मोर ओवर फील्ड ट्रिप्स का जो पर्पज़ है, और जितनी भी नॉन फॉर्मल अप्रोचेज़ है हमारा, उनका पर्पज़ यही है टू कनेक्ट, टू कोरिलेट द स्कूल लाइफ विद द सोसाइटी, विद द कम्युनिटी, विद द नेचर, और जो भी हमारा फिजिकल, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है लर्नर्स का, उसके साथ कोरिलेट करना। तो एक कोरिलेशन है स्कूल और एनवायरनमेंट के बीच में के कोरिलेशन, और यहाँ पे जो भी प्रेजेंट अवेलेबल जो भी चीज़ें हैं उनसे एक्वेंट लर्नर्स को करवाना, ये इसका पर्पस है ना। इन फील्ड ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं भाई। सबसे पहले स्टेप्स की अब बात करते हैं। सबसे पहले हमारा प्लानिंग है, प्रेपरेशन है, एग्जीक्यूशन है एंड फॉलोअप है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड ट्रिप। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्लानिंग की। तो प्लानिंग की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ एनीथिंग, प्री प्लानिंग इज़ मस्ट। प्लानिंग के बिना कोई भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को, किसी भी फंक्शन को हम इफ़ेक्टिवली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग है, सपोज कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप टू अ प्लेस ऑफ दैट हाइड्रो पावर स्टेशन। तो प्लानिंग सबसे पहले, व्हाट इज़ द पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है इस फील्ड ट्रिप का, वो इट मस्ट बी एक्वेंटेड टू ऑल द लर्नर। सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए पर्पस क्या है, हम जिस भी प्लेस में जा रहे हैं, व्हाट दे हैव टू डू देयर, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करनी है। तो ये सारा का पर्पस जो है उनको इंटीमेटेड होना चाहिए। और ईच एंड एवरी वन हाउ टू विजिट देयर, कब जाना है, उसका वेन्यू, डेट, टाइम, और ट्रैवलिंग किस तरह से करनी है, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी बच्चों को, कब उन्होंने निकलना है वहाँ से, तो क्या उनका रिफ्रेशमेंट जो है वो क्या रहेंगी। तो ये सारा का सारा ईच एंड एवरीथिंग जो है इट मस्ट बी प्री प्लान्ड। और ये प्लानिंग में सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व होंगे। और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनमें उनकी इंटरेस्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है असाइनमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, टास्क उनको दे दिया जाएगा। ये है प्लानिंग। प्लानिंग के साथ अब आ जाती है प्रेपरेशन। ईच एंड एवरी वन जो भी किसी भी ग्रुप को जो भी ड्यूटी असाइन किया, टास्क असाइन किया है, दे विल प्रिपेयर, दे विल मेक ऑल दैट प्रेपरेशन रिगार्डिंग दिस। इसके कॉन्टेक्स्ट में सारे अपने अपने, जैसे सपोज कि किसी बच्चे को, किसी एक ग्रुप को दे दिया कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का देखना है, तो दे विल ऑर्गेनाइज और दे विल दैट कंसल्ट द वेरियस ट्रांसपोर्टेशन, जो भी क्या रूट क्या होगा, रूट क्या फॉलो करना है, और ट्रांसपोर्टेशन को कितना एक्सपेंडिचर जो है आएगा। और दूसरा जो है रिफ़्रेशमेंट कमेटी है, तो रिफ़्रेशमेंट वालों का पर्पज़ रहेगा कि उनको अरेंजमेंट करने हैं ऑल द रिफ़्रेशमेंट के, लंच, ब्रेकफास्ट एंड ऑल, ये सारा का सारा। तो और उसके साथ साथ ही ग्रुप को असाइन कर सकते हैं कि दे हैव टू दैट मेंटेन करना है, वो पूरा सिस्टमेटिकली चीज़ों को देखना है, अटेंडेंस एंड ऑल ऑफ ईच एंड एवरी लर्नर वो देखना है। तो ये है प्रेपरेशन। मीन जो भी प्लानिंग में जो ड्यूटीज़ हर एक ग्रुप को डिवाइड की हैं, दे विल मेक ऑल द प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड मटेरियल, रिक्वायर्ड प्रेपरेशन उस कॉन्टेक्स्ट में जो है करेंगे, ताकि ट्रिप को एक सक्सेसफुल विजिट जो है बनाया जा सके। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रेपरेशन होगी, प्रेपरेशन के साथ नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूशंस। ना
द प्लानिंग में जो भी टास्क किया दिया बच्चों को और दे मेड ऑल द नेसेसरी प्रेपरेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, देन एग्जीक्यूशन जो भी डे होगा, जो भी डिसाइडेड डे है, तो उस टाइम में जो भी डिफरेंट टास्क बच्चों को दिए गए हैं, दो दे विल एग्जीक्यूट देम वेरी सिस्टमेटिकल वे। तो एग्जीक्यूशन ये है, तो हाइड्रो पावर स्टेशन में चले गए, वहाँ पे पूरा जो भी उसकी फंक्शनिंग है देखा, किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वहाँ पे कोई गाइड को हायर कर सकते हैं, वहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे डिस्कशन जो है होल्ड हो सकती है। तो ये है जो भी प्लानिंग करी हुई है, तो उसको सिस्टमेटिकली उसी तरीके से जो है एग्जीक्यूट करना, वो एग्जीक्यूशन में आएगा। तो एग्जीक्यूशन हो गया। एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ व्हाट, फॉलोअप वर्क है। फॉलोअप में क्या है नाउ, सबसे पहले तो फॉलोअप में एक डिस्कशन विल बी होल्ड बिटवीन द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेके हमने ये ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया था, टू व्हाट एक्सटेंट दिस ऑब्जेक्टिव बीन डिटरमाइंड, हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है, और क्या स्ट्रेंथ्स रही इस फील्ड ट्रिप्स की, क्या वीकनेसेस हुई, ईच एंड एवरीथिंग हर एक डिस्कशन जो है वो मेड होंगी, एंड उसकी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस दोनों को ही जो है हाईलाइट किया जाएगा। और वीकनेसेस शुड बी कंसीडर्ड फॉर इफ़ वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड ट्रिप्स टू द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होंगे, तो वो सारी जो भी इसमें जो भी ड्रॉबैक्स रही उनको कंसिड्रेशन जरूर जो है दी जानी चाहिए। एंड ईच एंड एवरी वन, हर एक जो बच्चा है अपना अपना एक रिपोर्ट राइटिंग इसमें करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व इन द फील्ड ट्रिप्स। तो फील्ड ट्रिप्स में हमने डिस्कस किया, इट इज़ नथिंग बट एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पे वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, जहाँ पे बच्चे, जिसका पर्पस है कि बच्चों की रियल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने, एंड दे हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस, एंड ईच एंड एवरी वन विल दैट एक्सचेंज देयर दैट एक्सपीरियंसेस एंड द स्टेप्स जो इसमें इन्वॉल्व हमने बोला। तो यहाँ पे प्लानिंग, प्रेपरेशन, एग्जीक्यूशन एंड द फॉलोअप, इस तरह की जो भी स्टेप्स हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। और फील्ड ट्रिप्स के बाद नेक्स्ट जो नॉन फॉर्मल अप्रोच है हमारे पास, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग द साइंस फेयर एज वेल एज एग्जीबिशंस। अब साइंस फेयर, जैसे साइंस की हमने बात की, तो साइंस फेयर एज वेल एज एग्जीबिशंस दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट। हर एक इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज होते हैं, ये स्कूल लेवल पे भी होते हैं, जोनल लेवल पे भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज इनको साइंस फेयर्स और एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है, एज वी नो दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड दे हैव सर्टन क्रिएटिविटी, सर्टन टैलेंट, तो हिडन चीज़ें होती हैं, इनेट इनबॉर्न टेंडेंसीज होती हैं उसके पास। तो उस इनबॉर्न टेंडेंसीज को प्रॉपरली यूटिलाइज और प्रॉपरली अराउज करने का, ड्रॉ आउट करने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है लर्नर को प्रोवाइड करना। तो लर्नर्स को प्रोवाइड करनी अपॉर्चुनिटी की जो भी उनकी इमेजिनेशन फैकल्टी है, उस इमेजिनेशन फैकल्टी को वो शेप प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से, और बच्चों में एक साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक टेम्पर एंड कीन ऑब्जर्वेशंस, इस तरह की टेंडेंसीज लर्नर में डेवलप करना, उनकी जो भी एक इंक्वायरी स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, उसको सेटिस्फाई करना, और जो थर्स्ट फॉर नॉलेज की स्पिरिट होती है उसको भी सेटिस्फाई करवाना। और मोर ओवर लर्नर्स में साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक टेम्पर, कीन ऑब्जर्वेशंस, क्रिटिकल रीजनिंग, थिंकिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करना। और मोर ओवर जो उनमें क्रिएटिव टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, हिडन टैलेंट है, उसको बाहर लाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये इस तरह के साइंस फेयर्स और एग्जीबिशंस का मोटो होता है। और साइंस फेयर्स और एग्जीबिशन के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। मे बी वी कैन ऑर्गेनाइज दैट डेक्लामेशन ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, और हम जो है क्विज कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कोई भी वर्किंग मॉडल्स हैं उन पे एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू दिस साइंस फेयर एज वेल एज एग्जीबिशंस। अब इसमें भी जिस तरह से फील्ड ट्रिप्स में स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, इट ऑल्सो हैव द सर्टन स्टेप्स। तो स्टेप्स इसमें सबसे पहले तो आ जाता है प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, एग्जीक्यूशन, जजिंग एंड इवैल्यूएशंस। तो भाई देखो, इसमें सबसे पहले, जैसे हमने पहले भी बात की कि प्लानिंग इज़ मस्ट इफ़ वी वांट टू
accomplish anything, कोई भी एसेट है हमारा, कोई भी टारगेट है, अगर उसको हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस प्लानिंग इज सेव आर एनर्जी, टाइम, and it provide a way or procedure to perform the things very systematic or well organized manner. तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग में बहुत सारे मतलब प्लानिंग की इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि बहन दिस साइंस फेयर और एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज कब ऑर्गेनाइज करना है, और इसके लिए डिफरेंट कमेटीज़ क्या रहेंगी, इसके थीम क्या रहेंगे, सब थीम्स क्या रहेंगी, क्या क्या इवेंट्स इसमें हम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ये की प्लानिंग करना, और क्या क्या डिफरेंट कमेटीज़ रहेगी। रिसेप्शन कमेटीज़ है, रिफ़्रेशमेंट कमेटीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन कमेटी है, और उसके साथ साथ कोई स्टे अरेंजमेंट कमेटी है, और उसके साथ जो है कोई पब्लिसिटी, मीडिया में इसको पब्लिसाइज करना है तो उसकी कमेटी जो है कंस्टिट्यूट की जा सकती है। तो सो मैंने ये प्लानिंग है। तो ऑल थिंग्स जो भी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है, इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी इसमें प्लान की जाएंगी। कितने स्कूल्स को किस लेवल का होगा ये, कितने स्कूल्स को इनवाइट किया जाएगा, कौन कौन से डिग्निटरीज़ को हम इनवाइट करेंगे, किस किस वर्क प्लेस से इंडिविजुअल्स को इनवाइट करेंगे, तो कितने पार्टिसिपेंट हर एक स्कूल से इनवाइट करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्लान्ड। तो ये है प्लानिंग में कब, कैसे, कहाँ, एट्सेट्रा, और इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सब प्लानिंग में आएगा। प्लानिंग हो गया। प्लानिंग के बाद आ जाता है नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। तो इसको जो भी प्लान किया है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, जो भी लर्नर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी वर्क है, टास्क हैं, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। तो किसी को टीचर्स को असिस्ट तो स्टूडेंट्स करेंगे ही करेंगे। तो एक कमेटी जैसे बोला कि वन कमेटी इट विल वर्क एज अ रजिस्ट्रेशन कमेटी, सेकंड जो ग्रुप है दैट विल वर्क एज अ दैट रिसेप्शन कमेटी, थर्ड रिफ्रेशमेंट कमेटी है, फोर्थ मीडिया में पब्लिसाइज करने का काम रहेगा कि इतने बजे इतने इस डेट को इतने बजे जो है इस पर्टिकुलर स्कूल में ये एक्टिविटी होने वाली है, जिसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट 3 जितने भी पार्टिसिपेंट है वो चाहिए, और इसमें डेक्लामेशन हो रहा है, इसमें क्विज कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, और इसमें एक जो है वो हमारा एग्जीबिशंस भी लगेगा जिसमें बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को जो है एग्जिबिट कर सकते हैं। तो ईच एंड ऑल हर एक का जो पर्पस है, हर एक का जो भी वर्क है, सभी को डिस्ट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया सभी में अब, और हर एक जो कमेटी है अपनी अपनी जो वर्क है उसको प्रॉपरली करेगी, एग्जीक्यूट कर इसको उसमें असाइंड वर्क के लिए प्रिपरेशन करेगा, ताकि जो भी डे है जिस दिन ये एग्जीबिशन एंड फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, हर एक जो कमेटी है वो अपनी अपनी वर्क को, अपनी अपनी असाइन ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली जो है एग्जीक्यूट करेगी। तो नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। ईच एंड एवरी वन विल एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज़, देयर टास्क विच दे हैव असाइंड वेरी इफेक्टिवली। तो एग्जीक्यूशन हो गया, हर एक अपना अपना काम करने लग गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है जजिंग और इवैल्यूएशन कमेटी भी होगी ना। इसमें जजिंग के लिए बिकॉज जज जो है जजिंग के लिए तो हमें इनवाइट करना चाहिए किसी भी एमिनेंट पर्सनालिटी को। ही और शी में भी द एमिनेंट साइंटिस्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ कोई एक्सपीरियंस साइंस टीचर भी हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से द पैनल ऑफ द जज जो है वो डिसाइड होगा, एंड द जजमेंट का जो भी जजमेंट है किन क्राइटेरियंस को रख के की जाएगी, दे विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड बाय द जजिंग पैनल। तो उसमें जैसे कि मतलब जो भी हमारा क्विज के लिए तो कोई भी नहीं, कोई पर्टिकुलर जजिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन डेक्लामेशन और कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी वर्किंग मॉडल प्रिपेयर किया है बच्चे के लिए, तो उसके लिए हम एक क्राइटेरियन रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। ये थीम ओरिएंटेड है जो भी बनाई गई चीज़ है, प्रेजेंटेड चीज़ है, और उसके साथ थीम बेस्ड है। थीम बेस्ड के साथ साथ उसका थॉरोनेस, क्या वो कंप्लीटेड है, ड्रामेटिकली करेक्ट है, नीट एंड क्लीन है, ईच एंड एवरीथिंग, कितना क्रिएटिवनेस है, ओरिजिनलिटी कितनी है इसमें, ये सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए जो पैनल है, ही और दैट पैनल विल इवैल्यूएट, मेक द जजमेंट। तो एंड दैट फर्स्ट सेकंड रैंक स्टूडेंट्स दे विल बी find out through the
दिस जजमेंट और प्रॉपर इवेलुएशंस। एंड जो भी फिर अगर नेक्स्ट हायर लेवल पे जो भी होती हैं, अगर ये जोनल लेवल का था तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सिलेक्शन हो सकता है, जो भी फर्स्ट टीम्स आई होती हैं, एंड देन सो ऑन, इस तरह से हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग साइंस फेयर्स एज वेल एज एग्जीबिशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बच्चों के जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको बाहर लाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द साइंस फेयर्स एज वेल एज एग्जीबिशन। और बच्चों में साइंटिफिक जो भी चीज़ें, साइंटिफिक हॉबीज़ डेवलप करना और उनमें एक इंटरेस्ट साइंस की फील्ड में डेवलप करने के लिए भी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें स्टेप्स हमने डिस्कस किया। इट में बी द प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, एग्जीक्यूशन एंड जजिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये सारे के सारे क्राइटेरियन इसमें होंगे ऑर्गेनाइजिंग साइंस फेयर और एग्जीबिशन में। तो ये था हमारा सेकेंड non-formal approach. And third, we have the next one, that is science museum. तो science museum भी क्या है? Science museum is a certain huge spacious accommodation within the school that is providing first-hand information to the learners regarding the scientific laws, phenomena, and principles, and all the related material which is displayed in that particular place. So this place is called as a science museum, where science museum is a place where the material, the apparatus, either prepared by the students, collected from the environment by the students, and maybe purchased from any that agencies, they are displayed there, जो बच्चों के लिए फ्रूटफुल है, लर्नर्स के लिए फ्रूटफुल हैं, टीचर्स के लिए फ्रूटफुल हैं, जो बच्चों का जो भी नॉलेज है और जो भी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस हैं उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो दैट प्लेस इज़ कॉल्ड एज अ साइंस म्यूज़ियम। तो साइंस म्यूज़ियम सबसे पहले, एंड इट इज़ मैंडेटरी, जैसे हमारा एनसीईआरटी की अगर बात कर रहे हैं तो इट मैंडेट ईच एंड एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू हैव अ साइंस म्यूजियम इन देयर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। और सबसे पहले जो पहला साइंस म्यूजियम एस्टेब्लिश हुआ था हमारी कंट्री में, इट वाज द बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कैलकाटा, और इट वाज एस्टेब्लिश इन 1959। और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो था वो 1965 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया अंडर द नेम विश्वेश्वर राय इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलोर। और सिमिलरली वी हैव द नेहरू, दैट नेहरू साइंस सेंटर बॉम्बे विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1977। पर्पस यहाँ पे ये जो भी हमारे हमने डिस्कस किए म्यूज़ियम, तो इनमें प्लांट्स, एनिमल्स और ऑल द साइंटिफिक रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दे आर डिस्प्लेड, जिसका पर्पस यही है बच्चे को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द कंसेप्ट, रिगार्डिंग द थिंग्स और मटेरियल रिलेटेड टू द साइंस। तो ये है साइंस म्यूज़ियम। अब ना इसमें भी इसको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड अ सर्टन स्टेप्स, इसमें भी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, जस्ट लाइक वी हैव व्हाट, सबसे पहले तो चॉइस ऑफ प्रॉपर अकोमोडेशन। अकोमोडेशन चाहिए हमें, क्योंकि हमने बोला कि साइंस म्यूज़ियम इज़ अ अकोमोडेशन विद इन द स्कूल which is used to display the scientific material either prepared by the students, either collected from the environment or purchased from the market, is displayed there to provide the first hand information to the learner related to the scientific phenomenon, principles and the concepts. तो इसीलिए सबसे पहले आ जाती है choice of the proper accommodation, and secondly section wise distribution of the collected material, and third one from here we get the article, and last one, that fourth one, that is a method of preservation. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है चॉइस ऑफ प्रॉपर अकोमोडेशन। सबसे पहले हमें एक अकोमोडेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अकोमोडेशन, इस तरह की अकोमोडेशन जो है फाइंड आउट की जानी चाहिए विद इन द स्कूल, विच इज़ क्वाइट स्पेसियस, वेंटिलेटेड एंड लाइटेड। तो ह्यूज दैट स्पेसियस अकोमोडेशन मस्ट बी देयर। तो ऐसा प्लेस जो है वो सेलेक्ट किया जा सकता है जहाँ पे हर एक जो प्रॉपर मतलब इजी टू रीच एंड ईच वेल वेंटिलेटेड एंड लाइटेड हो। तो प्रॉपर चॉइस हो गई। उसके बाद आ जाता है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल। अब हमने बोला कि यहाँ पे मटेरियल हम किसी भी तरह का कर सकते हैं, इधर बच्चे ने बनाया है, कोई इम्प्रोवाइज एपरेटस स्टूडेंट्स ने बनाए हैं,
उनको या कोई भी मॉडल्स वर्किंग मॉडल्स उनके द्वारा बनाए गए हैं या दे हैव कलेक्टेड द वेरियस insects animals and that plants from their surrounding environments or the articles may purchase from the laboratory suppliers and all etc वो कहीं पे भी हम यहाँ से जो है हम मटेरियल्स को गैदर कर सकते हैं। अब जो भी गैदर मटेरियल है उनको उसको क्या करना है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज साइंस की हम बात करते हो साइंस इट हैज़ द मेजर 3 ब्रांचेस इट हैज़ द बायोलॉजी इट हैव फिजिक्स एंड इट हैव द केमिस्ट्री। तो ऑल तरह सेक्शन वाइज है तो जो भी मटेरियल हमारे पास है उसको हैफिजर्ली तो हम प्लेस नहीं कर सकते बट इट मस्ट बी प्लेस्ड और डिस्प्लेड सिस्टमैटिकली सो वी कैन डिवाइड दिस ह्यूज अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन वाइज। एक सेक्शन में हम बायोलॉजी के लिए रख सकते हैं, दूसरा जो सेक्शन है उसको हम फिजिक्स के लिए रख सकते हैं और तीसरा जो सेक्शन है हम केमिस्ट्री के आर्टिकल को प्लेस करने के लिए रख सकते हैं। तो ये हो गया उस अकोमोडेशन को सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम हियर वी गेट आर्टिकल्स। तो ये तो पहले भी हम डिस्कस कर ही लिया कि वी कैन कलेक्ट द आर्टिकल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वी कैन परचेज इट फ्रॉम द मार्केट और दे मे बी प्रिपेयर्ड बाय द लर्नर्स। तो ये है 3 सोर्सेज हमने बताया कि इन जगहों से हम आर्टिकल्स को गैदर कर सकते हैं और उनको उनके सेक्शन के हिसाब से जो जो सेक्शंस हैं जो भी रिलेटेड मटेरियल जिस भी सेक्शन को बिलोंग करता है वी कैन डिस्प्ले दैट मटेरियल इन देयर पर्टिकुलर सेक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो ना ताकि जो भी मटेरियल बच्चे ने प्रिपेयर किया है या हमने कहीं से परचेज़ किया है तो it should be properly displayed there. It must be properly preserved. So preserved होना चाहिए properly ताकि वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो सके। और प्रिजर्वेशन के लिए जस्ट लाइक इफ़ वी हैव द लिविंग जो भी स्पीसीज़ हैं अगर कोई भी तो उसको हम क्या कर सकते हैं वी कैन प्रिजर्व दैट इन अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मेलिन। आपने जोलॉजी के एपरेटस में देखा होगा, जोलॉजी की जो भी हमारी लैब होती है उसमें आपने देखा होगा जो भी मटेरियल होते हैं वो फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन प्रिजर्व रखा जाता है ताकि वो मोर प्रोलॉन्ग्ड उसकी लाइफ रहे और उसमें किसी भी तरह की स्मेल ना आए। और डिस्प्ले में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक उसमें वी कैन अगर कोई भी मतलब किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कौन सा क्या फाइलम है, क्या डिवीज़न है, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, क्या इसको ऑर्डर है, कौन सा स्पीसीज़ कौन सा जीनस है, क्या स्पीसीज़ है, क्या इसका नेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस आर्टिकल का नेम, उसका साइंटिफिक नेम, इसको कॉमन नेम जो भी है ये हम कर सकते हैं। और बाकी उसके साथ साथ द स्टूडेंट हु हैव कलेक्टेड दिस, किस बच्चे ने प्रिपेयर किया है या किसने कलेक्ट किया उसका नेम, ईयर ऑफ किस सेशन के बच्चे ने इसको कलेक्ट किया है या प्रिपेयर किया है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्प्ले देयर। और क्या है ये, उसका नाम क्या, साइंटिफिक नेम क्या है एंड ऑल ईच एंड एवरी क्लियर इंफॉर्मेशन शुड बी written on that particular article, either it is collected from the environment, prepared by the learners or purchased from the market, ताकि एक डायरेक्ट क्लियर कट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है लर्नर को उस कॉन्टेक्स्ट में मिले। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइंस म्यूज़ियम। तो उसके लिए हमने एम्फेसिस किया कि साइंस म्यूज़ियम एक ऐसा प्लेस है हमारे स्कूल में जहाँ पे साइंस से रिलेटेड जो भी एपरेटिस हैं मटेरियल है उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और वो मटेरियल या तो बच्चे ने बनाए हैं या उसने अपने एनवायरनमेंट से कलेक्ट किए हैं या फिर वो साइंटिफिक जो भी लैब्स एक्सेट्रा हैं वहाँ से परचेज्ड हैं। पर्पस क्या है, एक फर्स्ट और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो है इंफॉर्मेशन जो है लर्नर को प्रोवाइड करना। तो जिसमें स्टेप हमने डिस्कस किए कि चॉइस ऑफ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलेक्टेड मटेरियल एंड डिसाइडेड फ्रॉम हियर वी हैव टू कलेक्ट द आर्टिकल एंड हाउ टू प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। तो दिस इज all about the steps involved in organization of the science museum. And the last non-formal approach that we have is the science club. Now science club. So each and every NCERT also mandate each and every education institute to have a science club there, so that various activities related to the science can be organized within the institutions.
और इसके साथ साथ जो भी साइंस क्लब की हम बात कर रहे हैं, तो साइंस क्लब में to celebrate, to provide opportunity to the learner to take participate in different competition being organized through the science club, just like declamation, quiz contests, exhibitions. So many rallies also are organized through the science club to aware the community regarding that various issues related टू द डे टू डे लाइफ. और उसके साथ साथ जैसे उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना भी है कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाले डेज होते हैं उनको ऑब्जर्व करना और उसका पर्पस क्या है उस कॉन्टेक्स्ट में अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं उसको भी अवेयर करना. तो सो मैनी एक्टिविटीज़ आर बीइंग ऑर्गेनाइज एंड ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन दे हैव द साइंस क्लब. और इसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है साइंस क्लब का भी. इसका एक पैनल होता है जिसमें सबसे पहले आता है पैट्रन, स्पॉन्सर, प्रेसिडेंट एंड उसके साथ साथ जो है इसमें आता है दैट इज़ सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पब्लिसिटी ऑफिसर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. ये सारे बहुत सारा मतलब इसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस है और हर एक ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी अपनी एक ड्यूटी होती है. पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करने से पहले लेट मी नो that is what type of the activity can be organized through the science club. Through science club we can organize the field trips, we can organize that science fairs, science exhibitions, and we can organize the project making activities, improvised apprentice making activities, and we also can establish the science museum. We can organize so many days, just like anti-tobacco days, just like AIDS awareness day, just like environmental protection and preservation day, population day, leprosy, anti-leprosy day. So many days are there and उनको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. साइंस प्रोजेक्ट्स, साइंस फेयर्स, साइंस एग्जीबिशन, फील्ड ट्रिप्स, एक्सकर्शन, etc. So many activities can be organized through this science club. तो इसमें सबसे पहले जैसे ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की तो सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज़ अ पैटर्न. हु इज़ द पैटर्न हेयर? पैटर्न कौन होता है? दैट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इज़ अ पैटर्न हेयर. तो काम क्या होता है उनका? उनका फंक्शन कुछ नहीं है, बस दैट्स क्या है फंक्शन जो है हमारे पैटर्न का, वो है टू ऑर्गेनाइज द फंड्स. क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हमने बोला उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड द फंड. तो फंड्स के बिना तो कोई भी एक्टिविटी को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं. तो फंड्स को ऑर्गेनाइज करना और एलोकेट्स फंड्स एलोकेट करना फॉर द साइंस क्लब, इट इज़ द फंक्शन ऑफ पैट्रन. तो पैट्रन जो है he or she have to allocate the funds from the different organizations. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो मैंने जो भी डिफरेंट सोर्सेज हैं उन सोर्स कम्युनिटी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ से, तो कहीं से भी हर एक गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो या जो भी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं तो कहीं से भी क्या ऑर्गेनाइज करना है, फंड्स को अरेंज करना और ताकि हर एक एक्टिविटी जो साइंस क्लब के थ्रू ऑर्गेनाइज की जा रही है दे कैन बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली. तो ये हो गया पैटर्न. तो पैटर्न हु इज़ पैटर्न? द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट. अब पैटर्न के साथ नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्पॉन्सर. तो स्पॉन्सर कौन होगा? स्पॉन्सर विल बी द टीचर belonging to the science stream. So science teacher of that particular institution will be the sponsor. And what will his or her function? क्या काम होगा, क्या ड्यूटी होगी? स्पॉन्सर का काम होगा to attend all the meeting being organized at the national, state or district level in context to the different activities being organized through the science club. तो स्पॉन्सर्स का काम होगा जैसे NCERT ऑर्गेनाइज करती हैं बहुत सारे ये इस तरह के जो भी मीटिंग्स होती हैं कि किस तरह से हमने अगर हमने नेशनल जो हमारा साइंस डे है उसको किस तरह से ऑब्जर्व करना, इसका थीम क्या होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए. तो ये सारे के सारे इसके लिए मीटिंग्स होती रहती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी. तो उन सभी मीटिंग्स को अटेंड करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर. और उसके साथ साथ उन सभी एक्टिविटीज़ को
किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, सक्सेसफुली उनको एग्जीक्यूट करना है अपने इंस्टीट्यूशन में, इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर एंड ऑल्सो acquaint each and every or guide each and every that representative or organizations members of the science club of that very institute, उनको उनको गाइड करना फॉर ऑर्गेनाइजिंग द वेरियस, और उनको असिस्ट करना, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि किस तरह से हम इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइज होने वाली मीटिंग्स को अटेंड करना और अपना जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करना वहाँ पे, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर कौन होगा? दैट इज़ साइंस टीचर विल बी द स्पॉन्सर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कोई भी ही और शी में भी अगर साइंस बैकग्राउंड का भी हो सकता है और कोई भी बैकग्राउंड का टीचर हो सकता है। तो सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ दैट वेरी इंस्टीट्यूट कैन बी मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट साइंस क्लब। तो प्रेसिडेंट का काम क्या होगा? प्रेसिडेंट का काम होगा दैट इज़ टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग्स or to intimate all the members of the science club in context how we have to that celebrate, we have to observe, or which type of the activity being organized to observe the national or international importance days, just like कि environment day पे क्या करना है, योगा डे को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, और एंटी लिपरेसी डे को कैसे करना है, एंटी टोबैको डे को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, और पॉपुलेशन डे है, और डाइवर्सिटी का जो डे है। तो इस तरह के सो मैनी डे रिलेटेड टू द साइंस साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस दे आर बीइंग ऑब्जर्व इन द स्कूल। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए हर एक दिन पे, तो वो हर एक डे पे, तो उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना अदर मेंबर्स के साथ, और किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये सारा का सारा जो है वो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्रेटरी। एंड सेक्रेटरी मे बी द टीचर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड का टीचर हो सकता है। तो सेक्रेटरी का काम क्या होगा? टू कॉल द मीटिंग फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस साइंस क्लब। तो सभी को मीटिंग के लिए कॉल करना, मीटिंग होल्ड करना, और मीटिंग का जो भी एजेंडा है उसको डिस्क्लोज करना, इंटीमेट करना सभी मेंबर्स को, एंड जो भी रेजोल्यूशंस पास हुए मीटिंग्स में, जो भी एजेंडाज हुए, रेजोल्यूशंस दिए गए, तो उसकी प्रोसीडिंग्स को मेंटेन करना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी। और नाउ वी हैव द सेकंड दैट इज़ द असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो फंक्शन है टू असिस्ट द सेक्रेटरी इन ऑल द पॉसिबल वे, और इफ़ सेक्रेटरी इज़ ऑन लीव, वो एब्सेंट है किसी भी वजह से, तो वो सेक्रेटरी की जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करना इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी। वही रिकॉर्ड्स मीटिंग के लिखना, मीटिंग को होल्ड करना, एजेंडाज को इंटीमेट करना, जो भी रेजोल्यूशंस पास हुए मीटिंग्स में उनको आगे सभी को इंटीमेट करना, और उनकी सभी जो भी मीटिंग्स हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, इट इज़ द फंक्शन ऑफ बोथ सेक्रेटरी एज वेल एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब नेक्स्ट आ जाता है ट्रेजरर। तो ट्रेजरर, जैसे हमने एम्फेसिस किया कि ये जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं साइंस क्लब के थ्रू, देखें दे नीड्स द फंड्स, और पैटर्न इसके लिए फंड्स डिफरेंट सोर्सेज से ऑर्गेनाइज ले रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका सभी का प्रॉपर जो रिकॉर्ड है मेंटेन करना, फंड्स का अकाउंट्स को मेंटेन करना, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आगे फंड्स एलोकेट करना और उसका पूरा रिकॉर्ड करना, विल, वाउचर्स एट्सेट्रा, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्रेजरर। तो इसका एक साइंस क्लब का एक जो अकाउंट खुलवाना, फंड्स को वहाँ पे डालना, और वहाँ से पैसे जो है, मतलब एक सिग्नेटरी जो होगा ट्रेजरर, और ट्रेजरर भी एक फैकल्टी मेंबर ही होंगे जिनका काम ये होगा कि जो भी फाइनेंस कहाँ फंड्स किस एक्टिविटीज़ के लिए कितना फ़ंड जो है वो लगा उसको निकालना, उसके प्रॉपरली विल वाउचर्स मेंटेन करना, और एट द एंड ऑफ द सेशन उसका एक ऑडिट भी ऑर्गेनाइज करना। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्रेजरर। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी ऑफिसर्स। पब्लिसिटी एज ए मिलकर पब्लिसिटी ऑफिसर्स का काम है टू पब्लिसाइज ऑल द एक्टिविटी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस साइंस क्लब। तो उसको मीडिया में पब्लिसाइज करना, बच्चों में भी पब्लिसाइज करना, आगे डिस्प्ले जो भी बोर्ड है स्कूल का वहाँ पे डिस्प्ले करना कि दिस टाइप ऑफ इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज इन द स्कूल, एंड द पार्टिसिपेंट दे कैन गिव देयर नेम्स
तो इस तरह से जो हुआ हमारा, तो ये पब्लिसिटी ऑफिसर की हमने बात की। तो बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी भी मीडिया में और इंस्टीट्यूशन में डिस्प्ले करना, उसको पब्लिसाइज करना, और आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी उसकी जो भी वीडियो क्लिपिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उसको रखना और उसको भी अपने मीडिया में पब्लिसाइज करना। तो पब्लिसिटी ऑफिसर का एक्सक्लूसिवली जो फंक्शन होगा टू पब्लिसाइज ऑल द एक्टिविटी और बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस साइंस क्लब। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव द रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या? रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? रिप्रेजेंटेटिव होंगे द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द क्लास मॉनिटर्स, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हर एक क्लास के रिप्रेजेंटेटिव, दे विल बी द ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ दिस वेरी साइंस क्लब। और उनका काम क्या होगा? काम होगा जो भी जो भी उनकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है, उनको मेंबर्स रजिस्टर्ड मेंबर बनवाना साइंस क्लब का, और उनको इंटीमेट करना कि ये एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो रही हैं, और पार्टिस कौन जो भी अगर साइंस क्विज हो रहा है तो विलिंग वन कैन पार्टिसिपेट इन दैट, अपना नेम उनको दे सकते हैं। तो वो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव का काम है, आगे से आगे मतलब बच्चों पूरी क्लास में इंफॉर्मेशंस को पास ऑन करना इन कॉन्टेक्स्ट टू द जो भी साइंस क्लब के थ्रू होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनको एक्वेंट करवाना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइंस क्लब, जिसमें हमने डिस्कस किया। इसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे बच्चे, और जो अपने क्लासमेट्स को इंटीमेट करेंगे कि ये एक्टिविटीज़ के तहत होने वाली है, और हर एक बच्चे की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इंश्योर करेंगे साइंस क्लब में। पब्लिसिटी ऑफिसर कोई भी टीचर होगा, कोई भी टीचर जिनका इस साइंस क्लब के द्वारा होने वाली एक्टिविटीज़ को पब्लिसाइज करना मीडिया में, उनका रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करने उनके रिकॉर्ड्स, पब्लिसिटी ऑफिसर का काम होगा। ट्रेजरर का जो काम होगा वो होगा टू मेंटेन ऑल द फंड्स, कहाँ से पैसा आया और किस तरह से किस एक्टिविटीज़ के लिए कितने फंड जो हैं वो एलोकेट हुए, पूरे एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये ट्रेजरर का काम होगा। और असिस्टेंट सेक्रेटरी का एक्सक्लूसिवली काम होगा सेक्रेटरी को असिस्ट करना, और इन एब्सेंस ऑफ सेक्रेटरी टू प्ले द रोल ऑफ सेक्रेटरी, टू एग्जीक्यूट ऑल द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी का काम है मीटिंग्स कॉल करना, मीटिंग्स के एजेंडाज को इंटीमेट करना, और सभी जो भी रेजोल्यूशंस पास हुए, जो प्रोसीडिंग्स हुई, उनका सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना। और उसके साथ हमने डिस्कस किया अबाउट द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का काम होता है जो कि हाउ वी विल ऑर्गेन, किस तरह से इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये मीटिंग्स में आगे जो भी हैं सभी को इंटीमेट करना कि ये इस डे को हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, क्या सेलिब्रेशंस होंगी। और स्पॉन्सर्स का काम होगा जो भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे होने वाली जो भी मीटिंग्स हैं साइंस क्लब के तहत करवाई जाने वाली एक्टिविटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में उन मीटिंग्स को अटेंड करना। और पैटर्न होगा स्कूल हेड, जिनका काम होगा टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस for the successful execution of the science club. So this is all about the science club. So today we have discussed about various non-formal approaches in which we have discussed there are 4 non-formal approaches जिनका पर्पज़ ये है टू प्रोवाइड द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस टू द लर्नर, टू प्रोवाइड द लर्नर अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ आउट देयर क्रिएटिविटी और टू डेवलप द इनोवेटिव आइडिया अमंग देम। और उसके साथ साथ उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग डेवलप करना, और एक साइंटिफिक जो भी टेम्पर है, साइंटिफिक आउटलुक है, वो लोगों में डेवलप करना। और मोर ओवर जो भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट 4 वॉल ऑफ क्लासरूम में वो एक्वायर करते हैं, उनको प्रैक्टिकल उनकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनको प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड करना। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ द नॉन फॉर्मल अप्रोचेज़। और नॉन फॉर्मल अप्रोचेज़ जो हैं एक ऐसी अप्रोचेज़ हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो लिंक करती हैं हमारे स्कूल सिस्टम को, एक जो भी हमारा फॉर्मल सिस्टम है उसको लिंक करती है विद द फिज़िकल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ अ लर्नर, उस एक साथ लेके आती हैं उनको। तो जिसमें हमने डिस्कस किया दैट वी हैव द साइंस क्लब के साथ साथ वी हैव द साइंस म्यूजियम, और साइंस म्यूजियम के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग द साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन एंड द फील्ड ट्रिप्स। देयर आर सर्टेन नॉन फॉर्मल अप्रोचेज विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल if we are providing the informations to a learner in context to the teaching of various concepts related to the physical sciences. So this is all about the non-formal approaches of teaching physical sciences. That's it. Thank you so much.